हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास के। और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से आपको कवर करना है और पूरी क्लास को देखनी है। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो यही याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी लाजवाब है और बिल्कुल चुनिंदे क्वेश्चन है, आपके लिए ये क्वेश्चन चुन करके लाए हैं। तो आप क्लास के महत्व को समझेंगे और जो भी नए बच्चे हैं सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का रखा गया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। यानी महात्मा बुद्ध कौन है जो बौद्ध धर्म को फैलाए, है ना। महात्मा बुद्ध कौन है जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम अगर बात करें तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगर बात करें तो यह सिद्धार्थ गौतम लगेगा, है ना। सिद्धार्थ गौतम भी अगर कहीं कहीं अगर लिखा मिलेगा तो गौतम लगा दीजिएगा, सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि गौतम जो है इनके गोत्र का नाम है। और ये गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो थे वो इनका जन्म कहां हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के निकट नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और ये सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। साथ ही इनका जो बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी वो भी कहां हुई थी? सारनाथ में हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट का जो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों कि अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? अल बिरूनी सबसे अगर बात करें, अल बिरूनी होगा। ठीक है, अल बिरूनी जो थे प्यारे बच्चों, अभी वर्तमान अगर बात करें उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान अगर बात करें उज्बेकिस्तान में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यानी अफगान के बगल में, यानी मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट जो मिडिल मध्य एशिया के बीच में जो कंट्री आते हैं, ठीक है, एशियन कंट्री है ये सब। तो इनका जन्म हुआ था वर्तमान उज्बेकिस्तान में। और वो यहां आए थे किसके साथ? वो यहां आए थे किसके साथ? फटाफट बताइएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, वो यहां आए थे महमूद गजनवी के साथ, वो यहां आए थे भारत में। अब वो कह रहे हैं कि अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, फिर उनको नॉलेज नहीं था। तो उनको जो है प्यारे बच्चों यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था, यानी वो जो है यूनानी भाषा नहीं जानते थे। साथ ही साथ अगर बात करें हिब्रू हो गया, उसके बाद सीरियाई, संस्कृत, ये सारे भाषा का नॉलेज उनको था। लेकिन अगर यूनानी भाषा उनको पता नहीं था, लेकिन फिर भी यूनानी भाषा में जितने दार्शनिक थे, जैसे कि प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया, ये सब जितने यूनानी भाषा के दार्शनिक थे, उनके दर्शन शास्त्र को इन्होंने अच्छा तरह से पढ़ा है। समझ सकते हैं, भाषा को नहीं जानते हैं फिर भी उस भाषा में लिखी गई शास्त्र, दर्शन शास्त्र को इन्होंने अच्छा तरह से पढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, जो पूछा गया कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय शब्द हम लोग जानते हैं कि 4 वर्ण थे, है ना। एक था आपका ब्राह्मण वर्ण था। वर्ण व्यवस्था में टोटल कितने वर्ण? ब्राह्मण, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, वैश्य, है ना। उसके बाद जो था क्षत्रिय, है ना, उसके बाद शूद्र, क्षत्रिय और शूद्र। अब यहां अगर देखेंगे तो ये जो ब्राह्मणों का काम क्या था? यज्ञ करवाना और करवाना, अनुष्ठान के काम करवाना। उसके साथ ही अगर वैश्य की बात करें तो वैश्य का व्यापार इनका मुख्य क्रियाकलाप था। और साथ ही साथ क्षत्रिय की अगर बात करें तो क्षत्रिय जो काम करते थे वो राजा बनते थे और लोगों की रक्षा करते थे, ये युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते थे। तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ होगा वो होगा रक्षक, क्योंकि ये रक्षा करते थे। और शूद्र की अगर बात करें तो शूद्र बाकी तीनों जो वर्ण है, बाकी तीनों जो समाज है, उनकी सेवा में लगे रहते थे। और सबसे निचला कैटेगरी में किसको रखा गया था? सबसे निचला कैटेगरी में ये शूद्र को कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के जंघा से पैदा हुए, ठीक है, किसके? ब्रह्मा के जांग से पैदा हुए हैं। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध, कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में किसका युद्ध? यानी महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है प्यारे बच्चों 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक? 18 दिन तक चला था। और जो 5वां वेद माना गया है महाभारत, उसी वेद में इस क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाई का वर्णन किया गया। और यह लड़ाई किस किस के बीच चली थी? कौरव और पांडवों के बीच ये लड़ाई चली थी। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? वो जीता था पांडवों ने। किसने? पांडवों ने। पांडव कौन थे? 5 भाई थे, ठीक है। और ये हस्तिनापुर की सत्ता पर बैठने के लिए ये दोनों आपस में भिड़ गए थे, ये दोनों परिवार। और हस्तिनापुर की जनता भी जो है वो पांडव को चाह रहे थे, ठीक है। तो थर्ड का बिल्कुल आप लोगों ने नहीं, फोर्थ का बिल्कुल आप लोगों ने, है ना, ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिएगा गोपुरम से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा चीज है, जो गोपुरम है इनको मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्री जो गेट होता था मंदिर
मंदिर का, उसी को गौपुरम कहा जाता था। किसको? उसी को गौपुरम कहा जाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गौपुरम कहते हैं। अब लिखिए वेद का अर्थ क्या होता है। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि टोटल वेदों की संख्या कितनी है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। और सबसे पुरानी वेद की अगर बात करें तो सबसे पुरानी वेद की अगर बात करें तो वह क्या था? ऋग्वेद था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद। अब यह पांचवां वेद की अगर बात करें तो पांचवां वेद कौन सा है? पांचवां वेद जो है महाभारत जो है पांचवां वेद माना गया। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, सिंपल सा चीज, नॉलेज। तो वेद का अर्थ मतलब होता है ज्ञान, यानी ऑप्शन आपके ए लोक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी का नाम आपको पूछा गया। देखिए भीम अपने मां के साथ जब जंगल में गए थे तो जंगल में इनको पत्नी हिडिंबा ने पहली बार देख ली थी और हिडिंबा इनसे काफी ज्यादा आकर्षित हो गई। तो हिडिंबा अपने विवाह का प्रस्ताव किसके पास लेके गए थे? भीम के पास लेके गए थे। तो उनकी मां, भीम की मां इनको स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन जब हिडिंबा जो है काफी ज्यादा कोशिश की, काफी ज्यादा है ना अनुमति मांगी कि नहीं हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे भीम से, तब उनका अनुमति मिला और दोनों शादी भी किए थे। ठीक है, और उनका एक बेटा भी होता घटोत्कच। तो भीम की पत्नी का जो नाम था वो था हिडिंबा। और हिडिंबा भीम को सबसे पहली बार कहां देखी थी? जंगल में। हिडिंबा भीम को सबसे पहली बार जंगल में देखी थी। पूछा गया कि गोत्र किसका सूचक होता था? गोत्र जो है प्यारे बच्चों, गोत्र के दो नियम बताए गए थे। यानी गोत्र के कितने नियम? दो नियम बताए गए थे। पहला यह था कि अगर शादी विवाह के बाद, यानी शादी विवाह के बाद गोत्र त्यागना पड़ता था अपने पिता का और पति का गोत्र को अपनाना पड़ता था। और गोत्र में एक ही गोत्र के लोग, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। तो गोत्र के दो नियम बताए गए थे। तो गोत्र किसका सूचक था? तो ये जो था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज को क्या कहा जाता था? गोत्र कहा जाता था। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपके ए लॉक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज 1921 में हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज यहां हुई थी, हड़प्पा में खुदाई किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जगह आते हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा का। अब यहां देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज जो की थी ये दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। और जॉन मार्शल के द्वारा विश्व लेवल पर यह अनाउंसमेंट की गई कि एक सभ्यता की खोज की गई जिसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन आपके क्या होंगे? ऑप्शन आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, अब देखिए मोहर जो काम में आते थे, व्यापार के क्षेत्र में मोहर ज्यादा काम में आते थे। व्यापार के क्षेत्र में मोहर का ज्यादा काम होता था, ज्यादा इस्तेमाल होता था। जैसे कि अगर कोई व्यापारी अगर रोमन साम्राज्य से, जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारे पूर्वजों ने चाइना के साथ इतना व्यापार नहीं किया था, बिल्कुल संबंध नहीं था, नहीं के बराबर। ठीक है, सिर्फ चीन के जो यात्री ह्वेनसांग और फाहियान जो आए थे वह बौद्ध भिक्षु के रूप में बौद्ध ग्रंथ की खोज में आए थे। लेकिन अगर बात करें तो बौद्ध जो चीन के साथ इतना रिश्ता नहीं था हम लोग का व्यापार, लेकिन अभी जो है सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ हो गया है। तो हमारे पूर्वजों ने जो जब राजा महाराजा जब व्यापार करते थे उनकी मोहरें होती थी, तो वो चीज सेलखरी की बनी होती थी। और कोई भी चीज अगर कहीं भेजा जाता था तो मोहर मार दिया जाता था। ठीक है, कोई चीज अगर कोई साम्राज्य से किसी दूसरे साम्राज्य में भेजा जाता था तो उन पर मोहर लगा दी जाती थी। ठीक है, अब यहां जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? तो ये सेलखरी की बनी होती थी। किसकी? सेलखरी की। अब ये सेलखरी जो है, ये सेलखरी मुलायम पत्थर का नाम है। ठीक है, ये जो होता था मुलायम पत्थर होता था, सेलखरी मुलायम पत्थर होता था। और साथ ही मुलायम पत्थर होने के साथ इनका इस्तेमाल जो है कई प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता था। जैसे कि मनके बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था? सेलखरी का इस्तेमाल किया जाता था। और सेलखरी को कोई भी आकार में बदला जा सकता था, क्योंकि मुलायम है तो उसको कोई भी आकार में इनको ढाला जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है काफी नगरीय सभ्यता थी, विकसित थी। और वहां की जो नगर प्रणाली था वो वहां नगर प्रणाली था। साथ ही अगर बात करें तो ये आपकी ग्रामीण सभ्यता नहीं है, यह आपकी शहरी सभ्यता होगी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो शहरी सभ्यता कभी आपको नगरीय दे देगा, शहरी की जगह आपको कभी नगरीय दे देगा, तो नगरीय आप टिक लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ ए लोग होंगे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है वो आपका शहरी सभ्यता था। अगर पूछें कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, हड़प्पा सभ्यता किस आकार में दिखते थे, तो वो त्रिभुजाकार। किस आकार? त्रिभुजाकार में इसका स्वरूप दिखता था। हड़प्पा सभ्यता जो था
वो त्रिभुजाकार में इनका स्वरूप दिखता था, इतना आप लोग याद रखेंगे। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं, हम लोगों ने मैथ में पढ़ रखा है। महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर कौन है? ये 24वें तीर्थकर हैं। जैसे कि जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में तीर्थकर आते थे, वैसे अगर जैसे कि हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, इस्लाम धर्म में अनेक नबी आए, है ना, उसी तरह से हिंदू धर्म में अनेक देवता है, उसी तरह से जैन धर्म में कई तीर्थकर आए। तो टोटल तीर्थकर कितने आए थे? 23 यानी 23 तीर्थकर आए थे। और लास्ट तीर्थकर यानी 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर, भगवान महावीर। और इनका जो जन्म हुआ था वैशाली में, कुंडलवन वैशाली। वैशाली कहां है? बिहार में, ठीक है। वैशाली कहां? बिहार में। तो ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। लुंबिनी नहीं करना है। लुंबिनी जो है, लुंबिनी में किनका जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुंबिनी में। और साथ ही साथ अगर सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, सबसे पहला उपदेश दिए थे, है ना। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन जो आपका जाना पहचाना लगता है, इसलिए आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक नंबर अगर मिस्टेक हो गया तो फिर आपको नहीं मिलेगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि कुछ भी अगर लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, इसमें अगर नंबर मिस्टेक किए तो फिर आपका 1 नंबर गया, क्योंकि उसमें कोई सुधार का चांस नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? पूछ दिया आपको, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, यानी जिसने बौद्ध धर्म को फैलाए, ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म को फैलाए। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। कहां? लुम्बिनी में, ठीक है। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी कहां है? नेपाल में है। अभी कहां? वर्तमान में नेपाल में। अब देखिए कुशीनगर में, कुशीनगर में नहीं, या बौद्ध संगीति की गई थी। कुशीनगर में आपकी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति क्या होता है? बौद्ध धर्म जब भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया, उनका महापरिनिर्वाण जब हो गया तो गौतम बुद्ध के द्वारा फैलाए गए जो बौद्ध धर्म है, उनके अनुयायी जो है, गौतम बुद्ध के अनुयायी बौद्ध धर्म को आगे फैलाने के लिए या फिर उसको संगठित करने के लिए तरह तरह के आयोजन करते थे, सभाएं करते थे, जिनको बौद्ध संगीति कहा जाता था, ठीक है, बौद्ध संगीति। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहां की थी, या फिर बौद्ध संघ की स्थापना कहती थी। यानी गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला उपदेश वो सारनाथ में दिए थे, और वही सबसे पहला उपदेश वो सारनाथ में दिए थे। और बौद्ध संघ की भी स्थापना वो सारनाथ में ही किए थे। कहां? बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किए थे। बौद्ध संघ क्या है? बौद्ध संघ जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले यानी बौद्ध अनुयायी के संगठन, यानी जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हीं के संगठन के लोग थे, उन्हीं के अनुयायी थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वेद का मतलब होता है सबसे पुरानी वेद, चारों वेद में सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक कालीन का मतलब होता है जब ऋग्वेद की रचना की जा रही थी तो उस समय जो है, उस समय लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की, नेचर को जो है सबसे बड़ा मानते थे, प्रकृति को सबसे बड़ा मानते थे उस समय। किसको? नेचर को सबसे बड़ा मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय जो है आपका जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर का 16, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। हीनयान और महायान, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं अगर श्वेतांबर और दिगंबर की अगर बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर आपका जैन धर्म से संबंधित होगा। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा हीनयान और महायान आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज जो था यह आपके मोरक्को का या फिर इटली का या फिर चाइना का या फिर आपका यूनान का। 17 नंबर क्वेश्चन, चलो बताना 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो आए थे वो आपका आए थे यूनान से। मेगास्थनीज कहां से? यूनान से आए थे, है ना। इब्न बतूता कहां से? उज्बेकिस्तान से, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखना कि कौन कौन के आगे जो आपका चैप्टर होगा यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यानी यात्रियों के नजरिए, उसमें हम लोग यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्री के द्वारा जो रिकॉर्ड लिखे गए उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन सुलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, ठीक है। इनका वर्णन जो है आपके चैप्टर 5 में किया गया है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका जो है इनके लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। और वहीं अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, ठीक है। कौटिल्य को क्या कहते हैं, है ना, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। कौटिल्य की जगह आपको कभी कभी चाणक्य देता, आप तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और ये इंडिका जो है ये भारतीय समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की मतलब विस्तृत जानकारी देती है। मुगल काल में या फिर कोई भी मौर्य वंश के काल में या फिर कोई भी वंश है, मतलब जिस
मेगास्थनीज जिस काल में आए थे, तो अपने काल में भारत में जो भी उन्होंने देखा उनका वर्णन जो है किसमें किया, उन्होंने इंडिका में किया। ठीक है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनी के साथ। किनके साथ, महमूद गजनी के साथ जो है वो भारत आए थे। 1 सेकेंड, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, 21 नंबर क्वेश्चन। किताबुर रहला में जो यात्रा वृत्तांत है उनका मिलता है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, किताबुर रहला। किताबुर रहला किनका है, इब्न बतूता का। फ्रांसवा बर्नियर था, तो फ्रांसवा बर्नियर जो था प्यारे बच्चों, ये फ्रांस के थे। ये कहां के थे, फ्रांस के। और फ्रांस के जितने भी यात्री रहे हैं फ्रांस में जितने भी यात्री रहे हैं, यानी जितने भी यात्री देश की विजिट करने के लिए, देश को घूमने के लिए निकले हैं, और सबसे बड़ी यात्री की अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर जिनका नाम चर्चित है तो फ्रांसवा बर्नियर। तो ये जो फ्रांसवा बर्नियर है, एक डॉक्टर भी थे, एक राजनीतिक और एक इतिहासकार भी थे। तो सारे गुण इनके अंदर पाए गए, तो ऑप्शन आपके डी-लॉक होगा। ठीक है, सभी के सभी थे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में आनंद लाने का श्रेय, हालांकि यह दक्षिण भारत में काफी ज्यादा फैल गए थे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्यों फैले थे, इनका कारण क्या था कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था। बहुत सारे इसके कारण है, चैप्टर 5 में आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो रामानंद ने किया था। किसने, रामानंद ने। इनका श्रेय जो जाता है रामानंद को जाता है। रामानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद के चेलों का नाम आपको पूछा गया, 24 नंबर क्वेश्चन। रामानंद के चेला का नाम आपको पूछा गया, बताओगे। तो ये जो चेला है, तो रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा, ये सभी के सभी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। ये सभी के सभी क्या है, इनके स्टूडेंट यानी चेला रह चुके हैं। ऑप्शन आपके डी-लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आपकी चिश्ती सल्तनत यानी चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में इनका दरगाह है। इसलिए कभी कभी ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि सांस्कृतिक नगर कौन सा है, अजमेर, मक्का, है ना, ये सब क्या है आपके सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, तो अजमेर जो है, अजमेर में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था, तो इनका जन्म तो गुरु गोविंद सिंह का, किनका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था। अब प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, जो भी तनु आर्ट्स स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि सारी चीज आपको वहीं मिल रही है। ठीक है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर वहां मिलेगी। और जो टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए, वो बिल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि एडमिशन आपकी चल रही है। ठीक है, टारगेट बैच ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, आपकी एप्लीकेशन में पेड कोर्स में जाना है, वो आप पेमेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर कॉल करें, 9263 अब ये टारगेट बैच की अगर बात करें, तो टारगेट बैच में आपको सारी चीज मिल रही है ना, सारी चीज मतलब आपको पीडीएफ नोट्स मिल रही है, चैप्टर वाइज पीडीएफ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, उसके साथ चैप्टर वाइज तो सारी चीज मिल रही है, मॉक टेस्ट, है ना, साथ ही साथ गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ये सारी चीज आपको टारगेट बैच में मिल रही है। स्पेशल लाइव क्लास आपके टारगेट बैच में है। ठीक है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज आपको टारगेट बैच में दी गई है। तो टारगेट बैच को ज्वाइन करें और अच्छे तरह से पढ़ाई को करें, क्योंकि जब तक इस बैच में ज्वाइन नहीं होंगे तो शायद हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। इसलिए ये कोर्स का जो फी है आपका 2999 है, लेकिन ऑफर में जो है आपका 499 में रखा गया है टीम के द्वारा। तो मात्र 499 आपका ऑल सब्जेक्ट के लिए है, ऑल सब्जेक्ट के लिए, समझ रहे हैं, ऑल पांचों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे की अगर बात करें, आगे की अगर बात करें, पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, है ना, हरिहर और बुक्का दोनों मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो ये थे जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था, तंबाकू पर बैन लगा दिया था। जहांगीर ने क्या किया था, तंबाकू पर बैन लगा दिया था। लेकिन वो कौन थे, वो कौन मुगल शासक थे जिन्होंने तंबाकू का सबसे पहले सेवन किया था, तो वो थे अकबर, है ना। सबसे पहले सेवन किसने किया था, अकबर ने, लेकिन बैन किसने लगा दिया, प्रतिबंध किसने लगा दिया, जहांगीर ने। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। प्रतिबंध आपको पूछा गया जहांगीर। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, या फिर किसके काल में हुआ, यानी दिल्ली के जामा मस्जिद आप लोग सुने होंगे, दिल्ली में बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे, या फिर आप नाम
नाम भी सुने होंगे जामा मस्जिद का, ठीक है। तो दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां के काल में बनाए गए थे। किसके काल में? सुल्तान शाहजहां के काल में बनाए गए थे दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है। और शाहजहां के काल में है जो सांची का स्तूप जो है वह क्या रहा था? सुरक्षित रहा था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को टोटल 4 भागों में, कितने भागों में? टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया था, 4 भागों में भूमि को बांटा गया था। आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है। तंबाकू का सेवन सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो वह मुगल सम्राट का नाम है अकबर। अकबर कौन थे? तंबाकू का सेवन करने वाले सबसे पहले मुगल सम्राट थे, अकबर के द्वारा सबसे पहले। लेकिन बैन किसने लगा दिया था? जहांगीर ने। आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये फेमस क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। ये फेमस क्वेश्चन है ये सारी चीज। रबी फसल जो है, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो ये वसंत ऋतु में। जैसे कि अगर बात करें तो वसंत ऋतु में आपका रबी फसल बोई जाती है, रबी फसल वसंत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में आपका जायद फसल बोई जाती है ना। ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल बोई जाती है। और उसके बाद वर्षा ऋतु में आपकी खरीफ फसल बोई जाती है ना। उसके बाद अगर बात करें पतझड़ में आपका जो है रबी फसल यानी जो आपकी जो आपके पतझड़ में कौन से फसल होंगे? जैसे कि आपका पटसन नहीं होगा इसमें। पतझड़ में आपके जो सदाबहार में जो फसल सदाबहार मौसम में जो फल वगैरह पनपते हैं उसका खेती किया जाता है। तो रबी फसल के अंतर्गत आपका ठंडी वाला मौसम में रबी फसल, जैसे कि आपका अगर बात करें सरसों, तो सरसों आपका रबी फसल में आ जाएगा। जायद फसल जो गर्मी के मौसम में होते हैं, जैसे कि आपका बात करें जायद फसल में आपका आ जाएगा खीरा हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा। उसके साथ साथ वर्षा में जो फसल होती है जिसको खरीफ फसल कहते हैं, तो खरीफ फसल में आपका धान की खेती, चावल की खेती आ जाएगी। ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा ज्योग्राफी वाले, ठीक है। ज्योग्राफी के कुछ कुछ टॉपिक आपके हिस्ट्री में भी मिलते हैं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक की अगर बात करें बाबर होगा या अकबर? 34 नंबर क्वेश्चन, चलो बताओ बाबर या अकबर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो प्रथम मुगल शासक की अगर बात करें तो वो है बाबर। बाबर जो थे भारत का प्रथम मुगल एम्पायर थे, फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। कौन थे? वो बाबर थे, ठीक है। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? दास प्रथा किसने समाप्त किया? आपको पता है कि दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोगों को पकड़ पकड़ करके बेचा जाता था मार्केट में और उनसे काम करवाए जाते थे। लोगों को पकड़ पकड़ करके बेचा जाता था मार्केट में और उनसे काम करवाए जाते थे। वही क्या है? आपका दास प्रथा है। तो पूछा गया कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त कर दिया था? तो वो थे अकबर। अकबर कौन थे? मुगल शासक, ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने क्या किया था? दास प्रथा को जो है, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर का 35 में पूछा गया दास प्रथा को उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया, करे बच्चों ध्यान से देखना, कह रहा है कि अकबर का जन्म कहां हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अकबर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था अमरकोट में। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कह रहा है अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है वह जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया किससे? जिम्मियों से लिया जाता था। और मुसलमानों से क्या लिया जाते थे? मुसलमानों से क्या लिए जाते थे? मुसलमानों से जो है जजिया जिम्मियों से। और मुसलमानों से क्या लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था जकात। क्या लिया जाता था? जकात लिया जाता था, जजिया और जकात, ठीक है। अभी भी मुसलमान जो है जकात देते हैं। जीतल जो थी, जीतल क्या थे? जीतल एक सिक्का थे। जीतल जो था, जीतल किसको कहते? सिक्का को। सिक्का को, कॉइन्स को क्या कहा गया? जीतल कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत आने वाला, क्या कह रहा है? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा आए थे ना। कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे, पुर्तगाली थे, 1498 में आए थे ये। ऑप्शन आपके क्या होंगे? ऑप्शन आपके ए लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर आपका 40। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें वो थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था, इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त तो लागू किया था पश्चिम बंगाल में इनका लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल में इसको मैंने मतलब सबसे पहले लागू किया गया था। कहां? यानी बंगाल में। क्या? अस्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट जो आपका बंदोबस्त था, ठीक है। उसके बाद संथाल विद्रोह किस वर्ष से हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में। संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? मगध यानी 16 महाजनपद की अगर बात करें तो 16 महाजनपद में से सबसे मजबूत यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। मगध, तो मगध की
प्राचीन राजधानी जो थी वह राजगिरी या पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आपका 43, चलो बताना क्वेश्चन आपके 43, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा राजगिरी, तो राजगिरी होगा, यानी राजगिरी जो थे ये मगध का प्राचीन राजधानी थी, राजगिरी ही मगध का प्राचीन राजधानी थी। निम्न में कौन महिला संत थी? महिला संत जो थी प्यारे बच्चों, ये यानी गौतम बुद्ध ने अपने संघ में, बौद्ध संघ में कई भिक्षु यानी भिक्षुओं को मतलब पुरुष को आने का अनुमति प्राप्त था, लेकिन आनंद के कहने पर, गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य है आनंद, उनके कहने पर गौतम बुद्ध ने क्या किया, महिलाओं को भी आने की अनुमति दे दी। तो ये निम्न में से कौन महिला संत थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सभी के सभी आपके क्या है? महिला संत हैं, ये सभी के सभी आपके महिला संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो अशोक का व्यक्तिगत धर्म था आपका बौद्ध धर्म, लेकिन सबसे पहले बौद्ध धर्म को मानने से पहले अशोक धर्म जैन धर्म के फॉलोवर थे, जैन धर्म के फॉलोवर थे। जब अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, तो अशोक का दिल पिघल गया और वो जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होने लगे, तो बौद्ध धर्म उनको आकर्षित कर लिए। लेकिन पहले की अगर बात करें, अगर कलिंग का युद्ध अगर नहीं लड़ता, कलिंग का युद्ध अगर नहीं लड़ता अशोक, अगर ये लड़ाई नहीं होती, तो हो सकता था कि अशोक जो है जैन धर्म के ही फॉलोवर रहते। तो ये अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है वो क्या था? बौद्ध धर्म था, व्यक्तिगत धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के, है ना। अशोक किस वंश के? मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश से वो संबंधित शासक थे। कई बार आपके क्वेश्चन आए हैं। आर्यभट्ट कहां का निवासी था? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आर्यभट्ट कहां का निवासी था? वही आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, यानी जब दुनिया वालों को गिनती नहीं आती थी तब आर्यभट्ट ने दिमाग लगाया कि दुनिया गोल, चांद गोल, पृथ्वी गोल, ग्रह गोल, सब कुछ गोल, तो फिर एक और गोल बना दिया उन्होंने, जीरो। ठीक है, तो जीरो जो है, जीरो का आविष्कार किसने किया? एक तरह से जीरो को किसने दिया, उनकी संकल्पना किसने दी? आर्यभट्ट ने। और इनका जो घर है बिहार में, इनका जो घर है बिहार में, पटना में थी या फिर तक्षशिला में? तक्षशिला तो पाकिस्तान में चले गया, तो ये जो है आपकी कहां है? ये आपकी पटना में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है, कह रहा है कि तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किस मुगल काल में मुगल सम्राट ने किया था? तो सेवन सबसे पहले किया था अकबर ने, है ना। सेवन सबसे पहले किसने किया था? उसको टेस्ट किसने किया था? अकबर ने। लेकिन बैन किसने लगाई थी? तो बैन लगाए थे जहांगीर ने। बैन किसने लगाई थी? प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। रबी फसल किस ऋतु में होता है? तो ये आपका वसंत ऋतु में रबी फसल उगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको कवर कराएंगे, तो सारे को याद रखिएगा। ठीक है, सारा चीज आपको याद रखिएगा। और ये इस पीडीएफ, ये आपको जो पीडीएफ है, ये नोट्स है, आपको टेलीग्राम में दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिलेबस आपकी पीछे हो जाएगा। और 499 आपका मात्र फी है ऑफर में, नहीं तो फिर आपका जो है ऑफर अगर समाप्ति के बाद 2999 आपका फी लगेगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कुछ दिक्कत हो रही तो 9263 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आपको कवर करते हुए चलना। ठीक है, सारी चीज आपको कवर करते हुए चलना। अब जो है क्लास की संख्या आपकी बढ़ा दी जाएगी आगे, यही कुछ दिन में, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।